नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी और शाह अरविंद केजरीवाल की सियासत पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं या फिर केजरीवाल को जेल भेजना अमित शाह, जी हां, अमित शाह की सबसे बड़ी चूक है, सबसे बड़ी भूल है। और मैं अमित शाह का खास तौर पर इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये जो अमित शाह बनाम केजरीवाल की ये जो लड़ाई है, दरअसल आज की तारीख में ये देश की सबसे गहरी सियासी रंजिश और इसका हिसाब किताब जो होने जा रहा है, इसका हिंदुस्तान की राजनीति पर या यूं कहूं 2024 के फाइनल पर सबसे गहरा असर होगा। केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तबाह क्यों मची हुई है? पहले मनोज तिवारी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि अब जो है अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी को जो है गिरफ्तार करेंगे। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? हमारे परिवार के, हमारे क्लोजेस्ट लोगों में से 3 लोग जेल में हैं। किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप अरविंद केजरीवाल और गुजरात लॉबी, अरविंद केजरीवाल और अमित शाह या मोदी, इनकी अगर ये सियासी रंजिश को अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये एक एहसास होगा कि ये रंजिश दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है। इस रंजिश की जो धार है और ज़्यादा तेज़ हो रही है। और अगर आप देखें तो 2014 में अरविंद केजरीवाल यूं ही नहीं गए थे बनारस मोदी के मुखालिफ लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल यूं ही नहीं गए गुजरात मोदी के घर मोदी को चुनौती देने के लिए। या अरविंद केजरीवाल यूं ही इंडिया अलायंस में नहीं आए। ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी की वजह से या नीतीश कुमार की वजह से या ममता की वजह से वो इंडिया अलायंस में आए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का इंडिया अलायंस में आना या गुजरात जाना या राहुल गांधी के आगे झुक जाना, इसके पीछे यही रंजिश है, सियासत की सबसे गहरी रंजिश। और मैं चाहूँगा कि इसकी एक एक परत आपके सामने रखूँ। अब 2014 में मोदी ने बड़ी आसानी से अरविंद केजरीवाल को हरा तो दिया बनारस में और वो प्रधानमंत्री भी बन गए प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन मोदी का एक एजेंडा रह गया था और वो एजेंडा था 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाना। और इसकी बागडोर, इसकी लगाम अमित शाह को दी गई और अमित शाह ने एश्योरेंस दिया कि मैं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को खत्म करने जा रहा हूं। और जब नतीजा आया तो मोदी जी के पांव तले जमीन खिसक गई। नतीजा था आम आदमी पार्टी 67 सीट, 67 सीट, बीजेपी यानी अमित शाह सिर्फ 3, बीजेपी 3। और मुझे लगता है यहीं पर ये जो रंजिश थी और गहराई। और तब लोग ऐसा कहते हैं कि जो पहला टास्क दिया मोदी ने अमित शाह को, वो था कि किसी तरह से केजरीवाल की सरकार को तोड़ देना है। और तब बहुत कोशिश अमित शाह ने की। आप यूं कह सकते हैं कि अमित शाह का पहला ऑपरेशन था, ऑपरेशन लोटस की जो शुरुआत थी, दरअसल वो कर्नाटक से नहीं हुई थी, वो मध्य प्रदेश से नहीं हुई थी। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत 2015 में अमित शाह ने दिल्ली से शुरू की। इस ऑपरेशन लोटस का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां बुरी तरह वो पराजित हुए। कई कोशिशें हुई, अमित शाह ने कई विधायकों को तोड़ने की बात हुई, एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि की भी मदद ली गई, कपिल मिश्रा और तमाम मंत्रियों की भी मदद ली गई, कुछ विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं टूटी और अमित शाह का ये ऑपरेशन फेल हो गया। अमित शाह फिर मात खा गए केजरीवाल से। अब आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में 3-4 साल अमित शाह ने गंवा दिए और 2020 में दोबारा चुनाव आ गया और अमित शाह ने फिर प्रण किया, संकल्प लिया और मोदी को एश्योरेंस दी कि इस बार झाड़ू पर झाड़ू लगा दूंगा, इस बार आम आदमी पार्टी को मैं निपटा के ही मानूंगा। लेकिन जब नतीजा आया तो फिर झटका लगा और इस बार आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिली और बीजेपी को 8। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ था। दरअसल खेल 2020 से ही शुरू हुआ और 2022 आते आते अमित शाह को तीसरा झटका लगा और ये झटका था पंजाब में, जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वीप करके
आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। यानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। और तभी यानी मार्च 2022 में पंजाब की जीत के ठीक एक बाद ऑपरेशन केजरीवाल शुरू हुआ। और इस ऑपरेशन केजरीवाल में अमित शाह ने मदद ली सीबीआई की, ईडी की और इनकम टैक्स की। और पहला शिकार था सत्येंद्र जैन। 30 मई 2022 को अरविंद केजरीवाल के फिनेंसर कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी कह लीजिए, मनीष सिसोदिया से भी ज्यादा करीबी आदमी कह लीजिए, सत्येंद्र जैन को एजेंसियों ने तिहाड़ जेल भेज दिया। पहला विकेट अमित शाह ने लिया। अब सत्येंद्र जैन को जेल में तो डाल दिया गया, लेकिन अमित शाह को, चाणक्य को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर अभी भी हथौड़ा चला नहीं ठीक तरह से। इसलिए उनके निशाने पर मनीष सिसोदिया थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनके अंडर में सारे विभाग थे। वो चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो, जितने भी महकमे थे ज़्यादातर वो मनीष सिसोदिया के अंडर में थे। मनीष सिसोदिया एक तरह से डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, हर पेपर पे उन्हीं के साइन होते थे। और यहीं पर अमित शाह को लिकर स्कैम, इसका पहली बार उनको लीड्स मिली। और जब अमित शाह ने देखा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल उस समय के, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अमित शाह ने अनिल बैजल को बदल के अपने बेहद पुराने वफादार विनय कुमार सक्सेना, जी हाँ, गुजरात से जो मोदी जी अपने साथ लाए थे, विनय कुमार सक्सेना को रातों रात दिल्ली का एलजी बनाया गया। और विनय कुमार सक्सेना ने रातों रात लिकर स्कैम की फाइल खोल दी। और नतीजा आपके सामने, पहला शिकार मनीष सिसोदिया हुए, उनको जेल भेजा गया। टारगेट नंबर 2 संजय सिंह हुए। और अब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की पूछताछ है, ऑपरेशन केजरीवाल, अमित शाह का। अब दोस्तों, ये अमित शाह और केजरीवाल की ये जो सियासी रंजिश है, इसकी परतें तो आज मैं आपके सामने खोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे 2 सेकंड दें तो ये जो शराब घोटाला है दिल्ली का, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल गए या संजय सिंह को जेल भेजा गया और अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी, थोड़ा इसको मैं चाहता हूँ इसके कुछ तथ्य रख दूँ। उससे आपको थोड़ी तस्वीर और साफ होगी कि ये केस कितना सच्चा है, ये केस कितना झूठा है, कितना पक्का केस है और कितना कच्चा केस है, ये आपको पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पर जो आरोप लगाया है ईडी ने या सीबीआई ने, वो ये है कि मनीष सिसोदिया ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से, जहां कुछ शराब के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ायदा दिया गया। अब ये कहते हैं कि जो फ़ायदा था, इसमें इस शराब लॉबी ने तकरीबन 338 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये जो मुनाफा कमाया, उसमें से 100 करोड़, ये इल्ज़ाम है, 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिए। यानी हम तुम्हें फ़ायदा देंगे, कमाने का मौका देंगे, मुनाफा बढ़ाने का मौका देंगे, बदले में हमें आप इतना पैसा दीजिए। तो 100 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है आम आदमी पार्टी पे कि इनको ये 100 करोड़ रुपए दिए गए। इस 100 करोड़ रुपए में 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गोवा विधानसभा चुनाव में चंदे के तौर पे। अब ये जो 45 करोड़ है, यही कहीं ना कहीं इसकी सुई जो है वो अरविंद केजरीवाल तक ले जाना चाहती ईडी, और इसीलिए उनको नोटिस दिया गया है। और इसी पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाहे 100 करोड़ रुपए हो, चाहे 45 करोड़ रुपए हो, इस पैसे का, इस करोड़ों रुपए में 1 रुपया भी अभी तक इस्टेब्लिश ईडी ने नहीं किया है। 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं है, 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं है। पैसा किसका था, किसको दिया गया, आम आदमी पार्टी के पास आया नहीं आया, मनीष सिसोदिया ने उसमें से 1 रुपया लिया, 10 रुपया लिया, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ईडी का यह कहना है कि क्योंकि इन्होंने फायदा दिया शराब लॉबी को, इसलिए इनका जो इंटेंट है, इनका जो मकसद है, वो भ्रष्टाचार था, और इसलिए भ्रष्टाचार का मुकदमा इन पर चलना चाहिए, और भ्रष्टाचार का मुकदमा ही इन पर रजिस्टर किया गया। तो मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि अब तक इस केस में रिकवरी नहीं है,
अब तक इस केस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, सारा केस गवाही पर खड़ा किया गया है। दोस्तों, केस तो आप समझ ही गए हैं, और इस केस में जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एविडेंस नहीं है, इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पैसे की बरामदगी नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन केजरीवाल जारी है और इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाना है, तो अब बारी असली आदमी की, यानी अरविंद केजरीवाल, अब बारी खास आदमी की, आम आदमी की नहीं, खास आदमी। खास आदमी कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ मोदी और शाह का मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में कैद किया गया महीनों तक, तो आम आदमी पार्टी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको डिसमेंटल किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से गिराया जा सकता है, नेस्ता नबूद किया जा सकता है। यानी केजरीवाल जेल गए तो आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सकता है। ये सोच है इसके पीछे, ये इसका पीछे आप कह सकते हैं मकसद है, गोल है, टारगेट है। अब सवाल इस बात का है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर गुजरात लॉबी यानी मोदी और अमित शाह अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, इस पार्टी को, अपने राजनीतिक शत्रु को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या ये दांव उल्टा पड़ेगा, ये तीर उल्टा लगेगा? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मास्टर स्ट्रोक जो है अमित शाह का, अगर ये फेल होता है, बूमरैंग होता है, ये दांव उल्टा पड़ता है, तो सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब नहीं, 2024 की भी बाजी पलट सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी बहुत गहरी छाप पड़ने जा रही है 2024 में। ये जो लड़ाई है अमित शाह वर्सेस केजरीवाल या गुजरात लॉबी वर्सेस आम आदमी पार्टी, इसकी छाप 2024 में पड़ने जा रही है, बहुत गहरी छाप। और मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर, जो पिछले आप कह सकते हैं 7-8 साल से आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, और बीजेपी की जो राजनीति है, मोदी और शाह की राजनीति है, वो तो 20-25 साल से कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और इस पूरे सवाल को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये मास्टर स्ट्रोक है या सबसे बड़ी चूक है अमित शाह की, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। टाइगर, पहला सवाल, क्या मोदी और शाह आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करना चाहते हैं मोदी? यकीनन दीपक भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो वर्तमान भाजपा का नेतृत्व है, वो आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहता है, ये तो बात तय है। लेकिन यह भी बात उतनी सच है कि आप 10 लोगों को भी जेल में डालिए, आम आदमी पार्टी समाप्त नहीं हो सकती। ये भी उतना सच है। मैं उल्टा बोल रहा हूं, जितने जो लोग जेल में जाएंगे उतना स्टेक बढ़ेगा, जितने आप पार्टियां तोड़ोगे बचे हुए लोग उतने ही जबरदस्त तरीके से बाउंस होके आएंगे। आपने राहुल गांधी को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया, राहुल ऐसे बाउंस हुए कि आपको अब पसीने आ रहे। आपने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, शरद पवार हीरो बन के उभरे महाराष्ट्र में। आपने शिवसेना तोड़ी, जिस शिवसेना का वजूद जिस महाराष्ट्र के क्षेत्र में नहीं था, जो कोंकण और मुंबई तक सीमित थी, वो पूरे महाराष्ट्र में व्याप्त हो गई। लाखों की भीड़ में स्वागत होता है, क्योंकि सिर्फ उद्धव ठाकरे। तो कुल मिलाकर आप लोगों को जेल में डालते जाइए, जब जब आप जेल में डालोगे श्री कृष्ण का जन्म होगा, श्री कृष्ण का जन्म होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर, एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज ठीक है, आपका कहना है कि जेल में जाएंगे तो नायक बनेंगे, लेकिन जिस तरह से अमित शाह और मोदी ने, अगर हम पिछला साल देखें, सबसे पहला जो टारगेट था वो सत्येंद्र जैन थे। सत्येंद्र जैन फाइनेंसर थे एक तरह से, उस वक्त पावरफुल मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया के पैरेलल थे। सत्येंद्र जैन जेल में जाते हैं पिछले साल, और उसके बाद अगला टारगेट मनीष सिसोदिया होता है, और फिर हम देखते हैं कि मनीष सिसोदिया भी जेल में जाते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट संजय सिंह होता है, उनकी घेराबंदी होती, संजय सिंह जेल में जाते हैं, और अब नोटिस केजरीवाल को। केजरीवाल भी अगर जेल जाते हैं तो क्या 4 बड़े नेता, 4 बिग लीडर्स, अगर आम आदमी पार्टी की बैकबोन कह लीजिए, माइंड कह लीजिए, आम आदमी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर कह लीजिए, अगर वो स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया जाएगा टाइगर, तो फिर कहां आम आदमी पार्टी खड़ी होगी? आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर वो लोग हैं जो बेनिफिशियरीज हैं।
आम आदमी पार्टी को यह पता है कि उनके मतदाताओं को यह पता है कि आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है। आम आदमी पार्टी उन रईसों को चैलेंज देती है। आम आदमी पार्टी वो नेताओं के बेनिफिट्स पे बात करती है। वो कहती है कि मैं फ्री बिजली इसलिए देता हूं कि सांसदों को मिलती है। जब सांसदों का अधिकार है तो आम आदमी को क्यों नहीं? तो आम आदमी वैसा जुड़ा हुआ। दूसरी बात, जी, सत्येंद्र जैन जेल में थे और ये पूरा शराब कांड पीक पे था, भले अरेस्ट ही नहीं हो, लेकिन उसके बाद 15 साल की सत्ता नगर निगम की पत्तों की तरह ढह गई। इसे आम आदमी पार्टी ने ढाई। गुजरात चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा प्रतिशत आम आदमी पार्टी ने ही लिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सीधे टक्कर देने की स्थिति में है। तो आप क्या करेंगे? आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, डाल दीजिए। आपने किसको जेल में डाल देंगे आप अभी? और अरविंद केजरीवाल, मैं तो कह ही रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की दिवाली इस बार जेल में होगी और शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे जो जेल से ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी नहीं देंगे। जी। टाइगर, यहाँ पर एक हमने ठीक आपने कह दिया कि जो दिवाली है, पटाखे हैं, आतिशबाजी, वो जेल में ही करेंगे, सांकेतिक दिवाली मनाएंगे। चलिए मान लिया कि इस देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दिवाली जेल में मनाएंगे। ये गेम प्लान आपका नहीं, हमारा नहीं, ये गेम प्लान अमित शाह का, चाणक्य का है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं कि इससे हासिल क्या हो रहा? अगर हम इसको शतरंज की बिसात पर देखें, ये पूरी चाल अमित शाह की, तो क्या पंजाब में कहीं ना कहीं बीजेपी अकाली दल के साथ कोई रास्ता देख रही है? क्या अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में खत्म किया जाता है तो दिल्ली में एक जगह तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या सारी संभावनाओं को गुजरात के में हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है भाजपा, आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करके? मोटिव क्या आपको लगता है? मोटिव क्या लगता है? क्या ये दिल्ली की लड़ाई है, पंजाब की लड़ाई है, ये गुजरात की लड़ाई है, या ये लड़ाई ईगो की है, या ये लड़ाई अडानी को लेकर है, या ये लड़ाई एक नए प्लेयर को मैदान में आने से रोकने की है? ये लड़ाई सवाल पूछने वालों के खिलाफ है। फिर चाहे अडानी के खिलाफ सवाल हो, सरकार के खिलाफ सवाल हो, सरकार को पूछना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार को उसके दायित्व का याद दिलाना इस सरकार को नागवार गुजरता है। मैं आपके 30 सेकंड लूंगा। मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल 2020 में चलते हैं जी। मेरे एक मित्र थे, कवि थे हिंदी के। उनको जब भी कोई पूछता था कि वो एक ही बोलता था। किसी ने कहा कि यार मेरे घर में मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं कुछ कार्यक्रम रखना चाहता हूं। बोले कवि सम्मेलन रखो। बोले अरे वो हमारे एक चाचा थे, दूर के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, एजुकेशनलिस्ट थे, उनकी बरसी, उनकी डेथ पे कुछ मुझे शोक सम्मेलन रखना है, सभा कुछ आयोजन करना है। बोले कवि सम्मेलन रखो। उस कवि को बेचारे को कविता के सिवा कुछ आता ही नहीं था, इसलिए हमेशा वो कवि ही बताता था। ये जो आपके जुगाड़ू है, जिसको आप बार बार चाणक्य कह के चाणक्य का अपमान करते हैं, इस जुगाड़ू को सिवाय लोगों को जेल में डालने के सिवा कुछ नहीं आता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग करने के सिवा इनके पास और कोई हथियार है ही नहीं। 2014 से लेकर इनकी राजनीति इसी में भटकती आ रही है, जिसे आप मास्टर स्ट्रोक कहते हो और जिसको पॉलिटिकल मूव कहते हो। पॉलिटिकल मूवमेंट ये नहीं होता। मैंने तो आपको पहले भी कहा, मैं चैलेंज देता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई मेरे अंडर कर दीजिए। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक एक मंत्री मेरे दरवाजे पे खड़ा होगा। ये व्यवस्था मैं कर सकता हूं जी। लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई। आज मुझे हंसी आ रही थी दीपक भाई, जब बीजेपी के प्रवक्ता, मैं टीवी पे किसी सर्फिंग कर रहा था तो मैंने सुना कि केजरीवाल को अब नैतिक अधिकार नहीं है रहने का, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 338 करोड़ का कुछ तो भी इसमें लफड़ा है। ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है। उन्होंने कंफर्म नहीं किया। इस बात पे वो नैतिकता का दुहाई देते, इस्तीफा मांगते हैं। वो किस मुंह से अजित पवार, जिसकी 1450 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की हुई है, उसको उप मुख्यमंत्री पद पे बिठाए हैं आप? किस नैतिकता से? आप इस देश की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं?
आप जैसे जानवर है, जैसे 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 ये बैल है, गाय है, भैंस है, आप हकालते जाओ और हकालते जाएंगे? यकीनन नहीं। महाराष्ट्र का आधा कैबिनेट करप्ट है और कैसे झेल रहा है? जी। सवाल ये है, सवाल यह है कि किस करप्शन की बात करते हैं? क्या हुआ? बार बार सर्वोच्च न्यायालय के खन्ना जो जस्टिस है, उनके सारे स्टेटमेंट का आप जरा ठीक से ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि टेंटेटिव मटेरियलिस्टिक एविडेंस टेंटेटिवली लगता है। वो पूछते हैं ईडी को, ये 2 करोड़ 20 लाख का मसला कहां से आया, जो सीबीआई के तो कहीं रेफरेंस में नहीं था जी, क्योंकि ईडी की एंट्री सीबीआई के बाद हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ये पूछता है कि जो ये 100 करोड़ की बात करते हैं आप, ये डिबेटेबल सवाल है 100 करोड़ जी। टाइगर, मैं केस के ऊपर आ रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप और लेमैन के एक सवाल रख रहा हूं आपके आगे। जिस तरह का अभी तक एविडेंस है, इसमें सिर्फ ये आया है कि 100 करोड़ रुपया चंदा देने की बात है। उस 100 करोड़ में 45 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च होने की बात है। अब ये जो 45 करोड़ रुपया, कथित 45 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, इसका 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। ना ईडी बरामद कर पाई, ना ही सीबीआई बरामद कर पाई। ये भी नहीं पता लग पाया कि ये पैसा 35 करोड़ किसने किसको दिया, इसका भी एविडेंस नहीं है। ये पैसा किसने खर्च किया, ये भी नहीं। तो ये एक हवाई बातें हैं। आपको लगता है कि आज क्योंकि मोदी सरकार का जलवा है, मोदी सरकार का रुतबा है, ईडी और सीबीआई को सारी छूट है, इसलिए सिस्टम कहीं ना कहीं मोदी के हाथ में। अगर इसको सिस्टम को हम अलग करें तो आपको क्या लगता है कि ये केस मेरिट पर है, या आपको इस केस में कोई दम नहीं लगता है? ये केस में मुझे कोई लीगल दम नहीं दिखता। मोरालिटी का जरूर सवाल उठता है। मोरालिटी पे तो मैं मानता हूं कि 5% से 12% पे कैसा चला गया मामला, लेकिन उधर 70 करोड़ लाइसेंस फीस भी उन्होंने की, उन्होंने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाया। ईडी चिंता में है, ईडी का स्टेटमेंट है, ईडी के वकील कहते हैं कि इसका बेनिफिट जनता को होना चाहिए था, कंज्यूमर को होना चाहिए था, वो नहीं होता हुआ दिखाई दिया। तो फिर क्या हमारे यहाँ पेट्रोल की, क्रूड की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें वही पड़ी रहती है? तो क्या इसके लिए सरकार भी उतनी ही दोषी नहीं है? केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं आप? आप क्रूड सस्ते में लाके पेट्रोल कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि आप कहते हैं कि हमको देश के लिए पैसा चाहिए। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको भी पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए बैठे। जैसे आप राजनीति करने के लिए आए राजनीतिक दल, तो ये धंधा करने वाले लोग भी भजन करने नहीं आए हैं, ये भी पैसा कमाने आए हैं। पैसा कमाते हैं, लीकर इंडस्ट्री पैसा बहुत कमाती है। लेकिन अगर पैसे की रिकवरी नहीं होती है, अगर पैसा बरामद नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? मुझे ताज्जुब लगता है कि आपने उस 45 करोड़ की बात की जो गोवा गए। ये 45 करोड़ उस 100 करोड़ के हैं, जो 100 करोड़ का आंकड़ा ही डिबेटेबल है, ये विवादास्पद आंकड़ा है। इसके ऊपर बहुत विवाद हो सकता है कि 100 करोड़ आए कहां से, ये मनगढ़ंत है। और है कहां? महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे, बाद में कमिश्नर साहब ने एफिडेविट दिया कोर्ट के सामने कि मैंने अधिकारियों को बोलते हुए सुना था, और हियर से। आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आप एक मंत्री को 1.5 साल जेल में सड़ने दिया क्योंकि आरोप ने लगाए थे आपने कि इन्होंने 100 करोड़ मांगे। कहीं सुना था? जब कोर्ट ने पूछा, हाँ, तो बोले मैंने सुना था। ऐसा तो हम रोज सुना रहे कि अडानी सेठ इतना पैसा दे रहा है बीजेपी को। हम तो रोज सुन रहे हैं कि कांग्रेस को ये पार्टी इतना पैसा दे रही है। हम रोज सुन रहे हैं कि बघेल साहब ही कांग्रेस को चला रहे हैं। हम रोज सुन रहे हैं कि बीआरएस के पास कहां से पैसा आ रहा है। मेरे सुनने और कहने में क्या है, जब तक मेरे पास सॉलिड नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट चाहिए, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। जब एथिक्स कमेटी के सामने एक नया शब्द कॉइन हुआ है और वो इतिहास में दर्ज होगा, ओरल मौखिक सबूत, द ओरल प्रूफ। मैंने ओरल स्टेटमेंट सुना था जी। ओरल स्टेटमेंट व्हेन इज लिंक्ड विद द एविडेंसेस इज बिकम अ केस एंड दोज एविडेंसेस बिकम द प्रूफ।
लेकिन ओरल एविडेंसेस में ये दे दूं कि दीपक शर्मा एक ड्रग माफिया से 5 किलो चरस मेरे सामने उठा के लेके गया, साहब मैंने देखा। आप दीपक शर्मा को जेल कर दो, क्योंकि अशोक वानखेड़े जी ने ओरल प्रूफ दिए। वेरी चरस, वो आदमी कहां है जिसने दिए, वो कहां दिए, वो पैसा कहां है जो दिया। आप सिर्फ ये कह रहे हैं, आप टाइगर एथिक्स कमेटी ने उन ओरल प्रूफ के मौखिक कहने पे गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। टाइगर, मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ओरल प्रूफ, यानी जो हम शब्दों से बोल दें वही सबूत नहीं होते। सबूत तब होते हैं जब पैसे की रिकवरी हो, कोई सबूत हो, कोई बैंक के खाते हो, खातों में किसका नाम चढ़ा है, उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो, तब जाके एक ट्रेल बनती है, तब जाके सबूत बनता है। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी पर जो केस है, उसमें ना ही देने वाला ना ही लेने वाले का कोई नाम है, ना ही पैसा कहाँ गया, पैसा किसके पास है, ना ही कोई बरामदगी है। तो हर जगह क्वेश्चन मार्क है। ये मैं समझ गया कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। मैं अब आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ, बिग क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को 3 जेल भेज दिए गए हैं और 1 के जेल भेजने की तैयारी है, तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में, या हम ममता बनर्जी देखें, उनके भतीजे को जिस तरह से फंसा दिया गया है, या हम हेमंत सोरेन का केस देखें जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ईडी घेराबंदी कर रही है। अगर आप बिहार में आते हैं तो लालू का पूरा परिवार 14-15 साल पुराने मामले में उसकी घेराबंदी हो रही है। ज्यादातर मामलों में कोई साक्ष्य नहीं है। क्या बिना साक्ष्य के, बिना ठोस पुख्ता सबूत के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता अगर जेल भेजे जा रहे हैं तो 2024 में आपको क्या रिफ्लेक्शन दिखता है टाइगर? लास्ट क्वेश्चन। इमरजेंसी में भी बड़े बड़े नेता जेल थे और जेल से चुनाव लड़ा गया था। इमरजेंसी के बाद जो होगा वही परिणति में दिखाई देती है मुझे। वो घोषित थी या अघोषित है, फर्क इतना है। फर्क इतना है। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी में स्थिति थी वैसा ही परिणाम आपको इलेक्शन में दिखने की उम्मीद है। यानी ये जो मोदी का जितना भी ये कवायद है जेल भेजने का, ये जो ऑपरेशन जेल है, ये कहीं ना कहीं तीर जो है या दांव उल्टा पड़ेगा। टाइगर, आप आए और आपने जिस बेबाकी के साथ A to Z सारे तथ्यों को रखा है और बहुत खुलकर आप बोले हैं कि बिना सबूत के जिस तरह से बड़े नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, ये भारी पड़ेगा मोदी पर, ये भारी पड़ेगा अमित शाह पर। हम भी इंतजार करते हैं और मुझे लगता है कि फाइनल तो 2024 में, पहले 3 दिसंबर का सेमीफाइनल का नतीजा देख लेते हैं, 5 राज्यों के चुनाव देख लेते हैं, उसी में पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ट्रेलर देख लेंगे, पिक्चर टाइगर फिर बाद में देखेंगे। आप आए, आपने बहुत ही, मैं कहूं कि एक टाइगर की तरह आज जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अपने दोस्तों के बिहाफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।